अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं रजब के मुक़द्दस महीने के हवाले से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैदराबादी स्टाइल की ज़ाफ़रानी खोया खीर किस तरह से बनाई जा सकती है और भरी हुई पूरियाँ किस तरह से बनाई जा सकती हैं। साथ ही मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किए हैं कि आप किस तरह से टेबल को सेट कर सकते हैं इस मुक़द्दस महीने के हवाले से। घर ही में मौजूद चीज़ों से आप किस तरह से इस टेबल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से तैयार कर सकते हैं, इस तरह के आइडियाज़ भी हमने शेयर किए हैं। आजकल के बच्चों में इन चीज़ों का शौक़ पैदा करने के लिए और शऊर बेदार करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पिछली रिवायात को कायम रखें जो अब ख़त्म होती जा रही हैं। स्पेशली इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बनाएंगे खीर, और इस खीर बनाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे ज़ाफ़रान ले लिया है। आप अपने अंदाज़े से ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दिया है और इसको डिज़ोल्व करके रख दिया है। ये ज़ाफ़रान मैंने लिया है और काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। ज़ाफ़रान सही और अच्छा होने की पहचान ये भी है कि बहुत ज़्यादा कलर उसका नहीं निकलता है अगर आप उसको पानी में डिप करें। और यहाँ पे मैंने साथ ही ये खोया भी बना लिया है, ये मेरा होममेड है। जो खीर हम बना रहे हैं वो हम 1.5 लीटर दूध से बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ये पिस्ते और बादाम चाहिए क्वार्टर कप के करीब। क्वार्टर कप पिस्ते और बादाम लेकर आप उन्हें इस तरह से पीस लें। ज़ाफ़रान लेकर उसे भिगो दें। खोया मेरा होममेड है जो मैंने आपको अभी बताया है, वो आप बना सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो भी मैंने 1 कप लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये क्रीम ली है, इसमें से हम हाफ़ पैकेट जो क्रीम का है वो आखिर में ऐड करेंगे खीर को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए। अगर आपने खोया लिया है तो वो आप 1 कप ले लें, और अगर आपके पास खोया ना हो और आपने बनाया ना हो जिस तरह से होममेड खोया मैंने बनाया है, तो फिर आप उसकी जगह 1 कप के करीब पाउडर्ड मिल्क ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं। इन चावलों को मैंने धोकर भिगो दिया था 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इन्हें इस तरह से क्रश कर लिया है उसी पानी के साथ, और उसी पानी में मैंने इनको इसी तरह से रखा हुआ है। तकरीबन 4 टेबल स्पून चावल हमें चाहिए होते हैं 1 किलो खीर बनाने के लिए, तो यहाँ पर 1.5 किलो के लिए मैंने 6 टेबल स्पून चावल लिए हैं। साथ ही शक्कर ली है, एक आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने इस्तेमाल की है, आप आधा कप तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉट के अंदर हम दूध ले रहे हैं। इस पॉट में आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने 1.5 किलो के करीब 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है, और इसको हम हल्की आंच पर अब उबालेंगे। और जैसे ही ये दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। ये देखें यहाँ पर 1.5 लीटर का निशान है। दूध जैसे ही नीम गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। अगर आपने कच्चा दूध लिया है तो आप फिर उसके अंदर एक उबाल आने दें और उसके बाद फिर चावल शामिल करें। ये दूध ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, तो मैं इसके अंदर जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। साथ ही जो हमने पिस्ते और बादाम पीस कर रखे थे वो भी हम इसी वक्त शामिल कर देंगे इस दूध के अंदर, और इसको हमने मीडियम हीट पर पकाना है, और चमचा हमें साथ साथ चलाते रहना है ताकि नीचे से दूध ना लगे और चावल भी नीचे से पैन पे ना लगे। हैवी बॉटम कोई भी पैन या पॉट आप इस्तेमाल करें खीर बनाने के लिए हमेशा। साथ ही ज़ाफ़रान भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे और मीडियम हीट पर पकाते रहेंगे। जब ये उबलने लगेंगी चीज़ें तो आँच हम बिल्कुल कम करके इसे पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे पकाना पड़ेगा। उसके बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी और चावल भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे उस वक्त तक। इस टाइम काफ़ी हद तक खीर गाढ़ी हो गई है और चावल भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब जो शक्कर मैंने रख दी थी वो शक्कर मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन आधा कप से भी कम मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि खोया भी मीठा है, ड्राई मिल्क पाउडर से बनाया गया है तो मीठा है वो भी, इसलिए हम उस हिसाब से मीठी जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट कर लेंगे आपस में। तो शक्कर मैंने आधा कप रखी थी, लेकिन उससे भी कम इस्तेमाल की है। आप टेस्ट करके मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और साथ ही साथ खीर गाढ़ी भी होती जा रही है, तो स्पून से आप इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। इसके अलावा 2 इलायचियाँ भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी। अगर आपको पसंद हो
तो आप आधा टीस्पून इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसी टाइम पर हम खोया भी शामिल करेंगे। हाथ से थोड़ा सा आप खोए को तोड़ लें और उसे भी इस टाइम पर शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। खोया इसमें शामिल करने के बाद खीर थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून के करीब रोज़ वाटर है, गुलाब का अर्क है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें शामिल कर लें। तकरीबन 1 घंटा इस खीर को पकते हुए हो चुका है और मैं इसे कंटिन्यूसली इस तरह से हिलाती भी जा रही हूँ साथ साथ, और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। जब खीर बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और जब ये नीम गर्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे जो शुरू में हमने आपको दिखाई थी। देखें काफ़ी गाढ़ी हो गई है खीर। जब खीर की कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से हो गई थी तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी बहुत हद तक गाढ़ी होती है। अभी ये नीम गर्म नहीं हुई है, थोड़ी गर्म ही है, लेकिन मुझे वीडियो में दिखाना था तो मैं इसलिए इसके अंदर ये क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप जब ये नीम गर्म हो जाए उस वक्त क्रीम शामिल करें और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैंने खीर को एक डिश में निकाल लिया है और अब मैं इसको गार्निश कर दूंगी पिस्ते और बादाम के साथ। मैंने कुछ पिस्ते और बादाम को उबाल लिया था और उनके छिलके उतारकर उन्हें बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस कर लिया था। तो मैंने इस तरह से डिश के साइड्स में लगा रही हूँ और बहुत अच्छा सा इसे डेकोरेट कर लूँगी। बीच में मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान को भी शामिल किया है ताकि ये अच्छी नज़र आए। तो इस तरह से हमारी एक डिश मुकम्मल हो गई है और अब हम दूसरी डिश की तरफ आ जाएंगे। भरी हुई पूरियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं अब हम वो देखेंगे। हैदराबादी स्टाइल की भरी हुई पूरियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी फ़िलिंग क्या होगी। फ़िलिंग देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने तकरीबन 2 कप यानी कि 500 ग्राम्स के करीब मैदा लिया है और उसके लिए मैं फ़िलिंग आपको बता रही हूं। अगर आपको रेसिपी को डबल करना हो तो आप तमाम चीज़ें डबल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्वार्टर कप के करीब पिस्ते और बादाम लेकर उन्हें उबाल लिया है और उबाल के इस तरह से स्लाइस कर लिया है। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम शक्कर ली है और 1/3 कप के करीब सूजी ली है और ये एक नारियल का पीस है। आप पिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से जो इसकी बड़ी साइड्स होती हैं इनसे इस तरह से कद्दूकश करके डालेंगे तो ये ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगता है। तो ये टिप ज़रूर आप आजमाएं, बजाय इसके कि कद्दूकश किया हुआ नारियल ऑलरेडी जो बाज़ार में मिलता है वो लें। इसको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा इस तरह से कद्दूकश से कर लें तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और ये तकरीबन आधा कप है हमारे पास। इस फिलिंग में आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून के करीब। अब मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है, तकरीबन 500 ग्राम्स है अगर आप ये ग्राम्स के हिसाब से देखें तो। और इस मैदे के अंदर आप हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर लें। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल किया है। थोड़ी सी ज़्यादा नमक इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने पिंक सॉल्ट शामिल किया था। इसके अलावा इसमें हमें घी शामिल करना है, देसी घी शामिल कर लें आप। और इस घी को हमें इतना शामिल करना है कि जब हम इसे मिक्स करते जाएंगे और हाथ में लेकर देखेंगे तो ये तमाम आटा एक जगह होल्ड होने लगेगा। तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है। पहले मैंने 2 टीस्पून शामिल किए हैं, ये मेजरिंग स्पून से मैंने शामिल किए हैं। आप कोई से भी स्पून से शामिल कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा कि जब ये होल्ड होने लगेगा मैदा एक जगह तो फिर हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो मैंने इस तरह से करते करते 4 टीस्पून शामिल कर दिए हैं। अब मैं मज़ीद 2 टीस्पून और शामिल कर रही हूँ। ये इस तरह से टोटल मैंने 6 टीस्पून घी शामिल किया है इसके अंदर और इसको मिक्स करके हाथों से अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें। ये देखें मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब मैं इसे इस तरह से हाथ में लेकर होल्ड कर रही हूँ तो ये एक जगह होल्ड कर रहा है। तो ये बिल्कुल बेस्ट है इस वक्त। आप बिल्कुल इस तरह से करने के बाद इसमें पानी शामिल करें। घी को अच्छे तरीके से इस आटे के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। नीम गर्म पानी ले लें आप इस आटे को गूंदने के लिए। पूरियों के लिए जो आटा गूंदा जाता है वो बहुत ही सख्त गूंदा जाता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें।
मैंने तकरीबन क्वार्टर कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है और उसी से ये आटा गूंद गया है इस तरह से पूरा। और मैं हल्का सा हाथ को बिल्कुल गीला करके इसको अच्छे तरीके से दोबारा से गूंद रही हूँ। और बहुत अच्छा सा इसको गूंदने के बाद सख्त गूंदना है हमें, और गूंदने के बाद इसे हमें ढककर 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। इसको आप कवर ज़रूर करें ऊपर से, वरना ये सख्त हो जाएगा और ज़्यादा। तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से गूंद लें और इसे गूंदने के बाद कवर करके इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद फिर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। देखिए आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंद गया था, तो मैंने अब इसे कवर कर दिया है और 2 घंटे के लिए मैं इसे रख रही हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। जो तमाम चीज़ें हमने निकाली थी उनको हमें फिलिंग बनानी है। तो सबसे पहले मैंने सूजी ले ली है। सूजी को आप अच्छे तरीके से भून लें तवे के ऊपर। ये मैंने भून ली है और अभी ये काफ़ी गर्म है, इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है तो मैं इसमें दूसरी चीज़ें शामिल कर रही हूँ, जैसे कि ये कोकोनट है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। शक्कर अगर आपके पास बहुत मोटे दानों वाली है तो आप उसे पीस लें। मेरे पास ये बहुत ही फ़ाइन शुगर है तो मैं इसे इस तरह से शामिल कर रही हूँ। और मैंने 1/3 कप के करीब शामिल की है। आधा कप रखी थी लेकिन कम शामिल की है। तमाम पिस्ते और बादाम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आप किशमिश भी शामिल कर सकते हैं, चिरौंजी भी शामिल कर सकते हैं, और थोड़ी सी बिल्कुल मैं इसके अंदर इलायची शामिल करूँगी जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी। आप 1/4 टीस्पून तक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। अब हम इसके लिए पूरियाँ बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, ये देखें। 2 घंटे तक डो को रेस्ट देने के बाद ये इस तरह से हो गया है। काफ़ी सख्त हमने गूंदा था, लेकिन अगर आप इसको इस वक्त टच करें तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसमें हमने घी शामिल किया है। तो बिल्कुल बेस्ट ये तैयार हो गया है। अब हम इसको आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद मैं इसमें इस तरह से इसको कट कर रही हूँ और छोटे छोटे पीसेस, जितनी बड़ी मुझे पूरी बनानी है उस हिसाब से मैंने कर लिए हैं। इस तमाम डो से तकरीबन 16 के करीब पूरियाँ तैयार हो जाएंगी और मैंने आधा लिया है तो मैंने 8 पूरियाँ तैयार की हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो आप इसी रेसिपी को डबल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पीस इस तरह से हमने कट कर लिए हैं और इनको फ्लैट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्लैट कर लिया है हर पीस को। और अब ये पूरियाँ बेलने के लिए तैयार हैं। अब हम इन्हें बेलेंगे, लेकिन इस दौरान हम इसमें खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद अब हम पूरियों को बेल रहे हैं, ये देखें। और बग़ैर कोई आटा लगाए मैं इन्हें बेल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर घी की बहुत ही मुनासिब मिक़दार शामिल है। तो ये जो है इससे चिपक नहीं रहा है सरफेस से, और ना ही ये बेलन से चिपक रहा है। बहुत ही आराम से पूरियाँ बन रही हैं बिल्कुल। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पतली पतली पूरियाँ बेलनी हैं, और पूरियाँ आप बेल कर एक तरफ रखते जाएं और उनको साथ साथ कवर भी करते जाएं, वरना ये ड्राई हो जाएंगी। जब तमाम पूरियाँ हम तैयार कर लेंगे इस तरह से, तो फिर हम उसमें फिलिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरियाँ बेल ली हैं और मैं बराबर में इन्हें ट्रे के अंदर रखती जा रही हूँ। और मैंने एक डस्टर से इन्हें कवर किया हुआ है, किचन टॉवल से। देखें, बिल्कुल आराम से पूरियाँ बेली जा रही हैं और ना ही हमने इस पर कोई चीज़ लगाई है, ड्राई आटा भी नहीं लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं। इस तरह से मैं तमाम पूरियाँ तैयार कर लूँगी और फिर इनको हम फिल करेंगे। यहाँ हमने फिलिंग भी रखी हुई है ढककर। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, पूरियों को हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद इसको हम इस तरह से बेल रहे हैं, और चारों तरफ से हमें इसकी थिकनेस एक जैसी ही रखनी है। तो इसको बहुत ही अच्छा सा बेल लें आप, और बेलने के बाद फिर इसकी हम फिलिंग करेंगे। इनको मोटा मोटा अगर आपने बेला तो फिर बाद में पूरियाँ जो हैं वो अच्छी तैयार नहीं होंगी और उनका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इनको बहुत ही अच्छा सा बेल लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी इन पूरियों को बेलने में, क्योंकि आटा सख्त था, लेकिन बहुत ही अच्छी ये तैयार होंगी। और जब ये बन जाएंगी, फ्राई होंगी, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो तमाम पूरियों को मैं इस तरह से तैयार करती जा रही हूँ। और अब मैं आपको फिलिंग करके बताऊंगी कि इन पूरियों की फिलिंग किस तरह से करेंगे। इनके अंदर जो फिलिंग हम शामिल करेंगे वो आप अपने हिसाब से और पूरी के साइज़ के हिसाब से भी
कर सकते हैं, लेकिन जो साइज़ यहाँ पे पूरी का मैंने बनाया है इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 चमचा, ये जो चमचा आपको नज़र आ रहा है स्पून, इसको 1.5 चमचा ऐड कर रही हूँ हर पूरी के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा भी हम इसमें फिलिंग डाल देते हैं तो ये पूरी फट सकती है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। और इस पूरी के चारों तरफ आप थोड़ा सा पानी लगा लें हाथ से, तो इसको चिपकने में आसानी हो जाएगी। तो चारों तरफ आप थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा दें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ पूरी के पानी लगा दें। और इस तरह से हम इसको पूरी का आधा हिस्सा जो है हाफ मून शेप में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके प्रेस करते जाएंगे चारों तरफ से, ताकि फिलिंग बाहर ना आए और ऑयल जो है वो इसके अंदर ना जाए। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी को प्रेस करें ताकि ये बहुत चारों तरफ से सिक्योर हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बना रही हूँ, जो पहले भी बनाया जाता था जब हम छोटे छोटे थे। तो हमारे घरों में जब ये पूरियाँ बनती थीं तो इस तरह से इनके ऊपर हाथ से ही डिज़ाइन बनाया जाता था। इसके अलावा पूरी को शेप देने के लिए आजकल कुछ इस तरह के गैजेट्स भी आ गए हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी पूरी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप पूरी को शेप दे सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से इनकी फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी और ये बहुत ही अच्छी सी सिक्योर हो जाएंगी और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी एक पूरी तैयार हो गई है। इस तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार करेंगे। दोबारा से मैं आपको एक पूरी को फिल करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून तक फिलिंग शामिल करेंगे, चारों तरफ इसके पानी लगाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा वरना ये चिपक जाएगी। और इसको दूसरे हिस्से को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे हाफ मून शेप में और इसको प्रेस कर देंगे तमाम साइड्स को प्रेस करने के बाद फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। आप कोई सा भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो बना सकते हैं। ये एक साइड से थोड़ी सी बड़ी लग रही थी तो मैंने इसे हल्का सा कट कर दिया है साइड से इस तरह से, और अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह से आप फोल्ड करते जाएं एक के ऊपर एक, तो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। और पूरी के अंदर जो फिलिंग है वो भी सिक्योर हो जाएगी और बाहर नहीं आएगी। इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए वरना तेल भी आपका ख़राब हो जाएगा जिसके अंदर आप पूरियाँ फ्राई करेंगे। देखें, दूसरी पूरी हमारी तैयार हो गई है इस तरह से। और ना ही ये बहुत बड़े साइज़ की है और ना ही बहुत छोटे साइज़ की है। एक डिज़ाइन मैं आपको और बता देती हूँ। इसी तरह से पानी लगाकर पूरी को हम प्रेस कर लेंगे पहले, और इसके बाद कोई भी फॉक अगर आपके पास हो घर में, जो स्पून्स के साथ ही कांटे होते हैं, फॉक्स होते हैं, वो ले लें आप और उससे इस तरह से प्रेस करके, जिस तरह मैं भी आपको बता रही हूँ, इस पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि दोनों हिस्से आपस में स्टिक हो जाएं इस तरह से। और ये एक और डिज़ाइन बन जाएगा पूरियों के ऊपर, इससे भी बहुत अच्छी लगेंगी ये। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। तमाम पूरियों को इस तरह से हम तैयार कर लेंगे और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखें, इस वीडियो को मैंने तकरीबन 12 घंटे में शूट किया है और काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। तो आप ज़रूर इस तरीके से ये पूरियाँ बनाएं और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और मैंने इसे काफ़ी एडिट किया है, उसके बाद ये इतनी तकरीबन आधे घंटे की हुई है। तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके कि ये आपको वीडियो कैसे लगी और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं। अब हमने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया है, मीडियम हीट पर हमने इसे गर्म किया है और बहुत ज़्यादा हम इसे तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे पूरियों को। जब ये तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम आँच को बिल्कुल मीडियम पर करने के बाद पूरियों को फ्राई करेंगे। और जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी तब हम इन्हें साइड को चेंज करके फिर फ्राई करेंगे। तो इनको अभी हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जब ये एक साइड से हो जाएंगी फ्राई, आपको लगेगा कि ये गोल्डन हो गई हैं, बादामी सा रंग हमें इन्हें देना है, गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका, बहुत ही अच्छा सा कलर हमारा पूरियों का आना चाहिए।
तो इसकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। तेल पहले गर्म कर लें और आंच को मीडियम पर कर दें और उसके बाद फिर पूरियों को फ्राई करें। आप एक छोटा सा पीस मैदे का आटे के जो डो है उसका डालकर इसमें चेक कर सकते हैं। मैंने पहले तेल को चेक कर लिया था। आप इन्हें घी में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें तेल में फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, एक साइड से बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई थी, तो अब मैंने साइड्स इनकी चेंज की हैं और अब मैं इन्हें दूसरे साइड से फ्राई कर रही हूँ। मेरे पास थोड़ी छोटी सी कढ़ाई है इस वक्त, तो मैं दो दो करके इनको फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें ज़्यादा गुंजाइश है तो आप 4 या 6 एक साथ पूरियाँ उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओवर क्राउडेड मत करें तेल को, वरना फिर उसका टेम्परेचर गिर जाएगा और पूरियों में भी तेल फिर भर सकता है और पूरियाँ बहुत ही देर से फिर फ्राई होंगी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी पूरियाँ बनाने के बाद जब फ्राइंग का टाइम आता है तो उसकी फ्राइंग भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर आपकी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद हम इन्हें पेपर टॉवल पर निकालते जाएंगे और दूसरी पूरियों को फ्राई कर लेंगे इस दौरान। पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस वक्त ये तमाम चीज़ें घर में बहुत ही रेगुलरली और पाबंदी के साथ होती थी, लेकिन अब हमारे बच्चों ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो ज़रूर मैंने ये कोशिश की है कि बच्चे भी इस तरह की चीज़ें देखें और इन तमाम चीज़ों को उसी तरह से इंजॉय करें और अपने मज़हब को, अपनी सकाफ़त को करीब से देखें और अपनी चीज़ों से करीब रहें। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है, ख़ास तौर पर जो लोग अपने मुल्क से दूर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और उनके बच्चे भी ये सब चीज़ें नहीं देख पाते। तो कोशिश करें कि जिस तरह मैंने ये छोटी सी कोशिश की है आप भी घर में इस तरह से कर लें, ताकि बच्चों को ये सब चीज़ें पता चलें और उन्हें नज़र आए कि हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी सकाफ़त क्या है। और इस तरह से बच्चे मज़हब से भी करीब होते हैं। और चूँकि ये रजब का महीना है तो रमज़ानों की तैयारी भी इसी महीने से हमारी शुरू हो जाती है। तो नमाज़, कुरान और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम रमज़ानों के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं, एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। और इन चीज़ों को एंजॉय करें उसी तरह से जिस तरह से हम करते थे। बहुत ही मज़ेदार सी ये भरी हुई पूरियाँ तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। एक पेपर टॉवल मैंने नीचे लगाया है इनके। और अब आ जाते हैं टेबल सेटिंग की तरफ। इसके लिए मैंने जो दो कलर चूज़ किए हैं वो है वाइट और ग्रीन। तो मेरे पास यहाँ पर एक वाइट टेबल क्लॉथ है, वो मैंने टेबल के ऊपर इस तरह से बिछा दिया है। आप कोई सा भी टेबल क्लॉथ जो वाइट कलर का हो या जो कलर थीम आपने ली है वो इसके ऊपर सबसे पहले बिछा दें। और अब मैं रनर के तौर पर एक स्कार्फ़ है मेरे पास जो यूज़ में नहीं है, उसको बिछा रही हूँ इस तरह से बीच में। क्योंकि मेरी जो थीम है वो वाइट और ग्रीन है, तो मैंने ग्रीन कलर का इसके ऊपर ये रनर इस तरह से बीच में डाल दिया है। इसके ऊपर एक और मैं स्कार्फ़ यूज़ कर रही हूँ टेबल क्लॉथ के ऊपर, ताकि इसका थोड़ा सा अच्छा लुक आए। और इसके ऊपर थोड़ा सा मिरर वगैरह लगे हुए हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में नेट का है ये। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके ऊपर बिछने के बाद और काफ़ी अच्छी लुक आ गई है इसकी। तो ये हमारा टेबल मुकम्मल हो गया है। अब इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बोल ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी मैंने ऐड किया है इस बोल के अंदर और इसको यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेट कर दिया है। इसके अंदर हम कुछ कैंडल्स लगाएंगे। आप कोई सी भी कैंडल्स लगा सकते हैं, मैंने वाइट कलर की ली हैं थीम के मुताबिक और ये अमूमन घर में ही मौजूद होती हैं। तो ये कैंडल्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब जो खीर और पूरियाँ हमने तैयार की थी वो भी हम इस टेबल के ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस टेबल के साथ, काफ़ी सारे ऐसे DIYs हैं जो कर सकते हैं। वक्त की कमी के बायस और वीडियो के बहुत ज़्यादा तवील होने की वजह से मैंने कुछ चीज़ें नहीं की। ये देखिए, मैंने एक ये ट्रे कवर बनाया है जिसे तोरे पोश भी कहा जाता था पहले ज़माने में। तो वो मैंने इस तरह से बनाया है एक सादे से कपड़े के ऊपर। जो रनर के लिए मैंने कपड़ा इस्तेमाल किया है वही कपड़ा मैंने लिया है और इसके ऊपर ये मोटिव्स थे मेरे पास कुछ दूसरे कपड़े के ऊपर जो मैंने काट के और इसके ऊपर चिपका दिए हैं। आप इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं या चाहें तो सी भी सकते हैं। और एक छोटी सी मैंने ये
मिट्टी की एक हंडिया होती है वो ले ली थी, उसको कलर कर लिया है ग्रीन, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा गोल्डन कलर का जो रिबन टाइप का है एक मटेरियल, वो मैंने इसके ऊपर बांध दिया है। इसके अंदर आटे को भर दिया है, इसमें हम अगरबत्तियाँ लगा लेंगे। अगरबत्ती लगाने के लिए होल्डर आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये घर में ही बनाया है क्योंकि मेरी थीम ग्रीन है, तो मैंने इसे ग्रीन कलर कर दिया है अगरबत्ती के लिए। आप बहुत ही अच्छी सी खुशबुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मस्क है, इसके अलावा आप संदल का भी ले सकते हैं। ये अगरबत्तियों का पैकेट, ये मैंने मस्क की खुशबू जो है वो इस्तेमाल की है। साथ ही बहुत ही अच्छा सा इस तमाम माहौल को बनाने के लिए मैंने जो पानी ऐड किया है बोल के अंदर, मैं उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब का अर्क भी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में आप शामिल करें, मैंने थोड़ा कम ही शामिल किया है इस वक्त, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब ये पानी गर्म होगा कैंडल्स जला लेंगे हम, तो कैंडल्स जलाने के बाद जैसे ये पानी गर्म होगा तो ये गर्म पानी में से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी, गुलाब के अर्क की खुशबू। तो आप ये भी एक टिप है जो आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये टेबल सेट हो गई है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का इजाफ़ा कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप इसमें अपनी शामिल कर सकते हैं, और ये हमने घर में ही मौजूद सारी चीज़ों से इसको सेट किया है। तो छोटी सी एक कोशिश की है मैंने। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह की और वीडियोज़ भी आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं ज़रूर इस तरह की और वीडियोस भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से खीर को और भरी हुई पूरियों को बनाकर देखें, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देते रहें। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।